नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और सबसे पहले बात चीन की। एलएसी पर क्या चल रहा है, ये सबके दिमाग में वो सवाल है जो कौंध रहा है। भारत ने करारा जवाब देने का प्लान रेडी कर लिया है। एलएसी पर चीन को मात देने के लिए भारत ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें चीन का चित होना तय है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या किया। भारतीय सेना ने लद्दाख में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। अब आपको समझना चाहिए आकाश डिफेंस सिस्टम है क्या। यह आकाश डिफेंस सिस्टम चंद सेकंड में दुश्मन देश से आने वाली तबाही को, यानी वहां से अगर कोई मिसाइल आ रही है, कोई प्लेन आ रहा है, उसको निस्तेनाबूद कर सकता है। इतना ही नहीं, एलएसी पर फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, हजारों सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। चीन के लिए कभी भी तबाही ला सकती है यह तैयारी। ये चालबाज चीन को चित करने के प्लान का महज एक ट्रेलर है। अब तक एलएसी के करीब लेह लद्दाख के आसमान पर फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन अब एलएसी के उस पार ड्रैगन के दिल में खौफ पैदा करने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश की गर्जना भी सुनाई देगी। अगर चीन ने जरा भी हरकत की तो उसका अंजाम क्या होगा, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। बॉर्डर पर चीन को मात देने का फुल प्रूफ प्लान तैयार है। जल और जमीन ही नहीं, आसमान से भी चीन की घेराबंदी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यानी अब की बार चीन का पक्का इलाज करने का इंतजाम किया जा चुका है। लद्दाख की सुबह रोज इसी तरह से आजकल हो रही है। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह इसी तरह से हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लद्दाख की इन वादियों में गरजते हुए आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाते हैं और एक साफ संदेश जाता है चीन को कि हम तैयार हैं। तो आप Su-30 MKI फाइटर को देख रहे हैं। रोजाना की तरह आज भी ये एयर कॉम्बैट पेट्रोल डीलिंग कर रहा है, यानी कि निगरानी करता है और साथ ही साथ तैयारी रखता है कि अगर कभी जरूरत पड़ती है तो किसी भी वक्त ये फाइटर्स तैयार हैं चीन के ऊपर धावा बोलने के लिए। नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी का होमवर्क पूरा हो चुका है। यही वजह है कि बॉर्डर पर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, टैंक और लड़ाकू विमान एक्टिव हैं। आसमान में भारत के फाइटर और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 24 घंटे अलर्ट पर हैं। एलएसी पर भारत ने चीन की चाल को मात देने के लिए ऐसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है जो जमीन से हवा में अचूक मार कर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम में लगी आकाश मिसाइल दुश्मनों के फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को ध्वस्त कर देगी। यानी चीन की ओर से आने वाले हर आसमानी खतरे का सुरक्षा कवच यही है। खास बात यह है कि आकाश मिसाइल आवाज की रफ्तार से भी 3.5 गुना तेजी के साथ टारगेट को तबाह कर सकती है। स्पेशल रेडार सिस्टम से लैस ये मिसाइल एक साथ दुश्मनों के 40 टारगेट को ट्रैक कर सकती है और सतह से हवा में 30 किलोमीटर दूरी पर दुश्मनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकती है। चीन ने अपने हुंसा और हुतान एयरबेस पर चाइनीज PLA एयरफोर्स को डिप्लॉय किया हुआ है। इंडिया टीवी को इस बात की जानकारी मिली है कि J-11 और J-16 के साथ बॉम्बर्स फाइटर एयरक्राफ्ट को तैनात करते हुए वो UAV और एयर डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकता है। इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अब ईस्टर्न लद्दाख के एरियाज में डिप्लॉय किया है। वजह यह है कि आसानी से ये मूविंग टारगेट को लॉक कर एरियल थ्रेट को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की 30 किलोमीटर की रेंज के साथ काबिलियत रखता है। यानी जमीन तो छोड़िए, चीन को आसमान में भी सबक सिखाने की जोरदार तैयारी है। अब पूरे सेक्टर में एडवांस क्विक रिएक्शन वाला सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो PLA के किसी भी फाइटर जेट्स को कुछ ही सेकंड में तबाह कर सकता है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जहां एक और चीन की तरफ से आने वाले खतरे से निपटेगा, वहीं भारतीय वायुसेना चाइनीज आर्मी को जवाब देगी। तैयारी यहाँ पर जबरदस्त नजर आ रही है। कहीं से भी हमने पिछले 7 दिन के करीब हो चुके हैं लेह में, हमने एक दिन भी नहीं देखा हो कि जब यहाँ पर एयर कॉम्बैट ड्रिल ना हुआ हो। और चाहे वो फाइटर्स हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हो, लगातार यहाँ पर सॉर्टीज कर रहे हैं, एयर कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें आपको मैं बता रहा था कि एयरफोर्स भी शामिल है और साथ ही साथ जो इंडियन आर्मी के पास उनका जो एविएशन विंग है, उनके पास जो चॉपर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स है, वो भी लगातार यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना के 3 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड फुकचे और न्यूमा
पूरी तरह से एक्टिव हैं। यहाँ हरक्यूलिस, ग्लोबमास्टर और AN-32 लैंड कर रहे हैं और जवानों की आवाजाही भी लगातार हो रही है। तो दूसरी तरफ मिराज 2000, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस सुखोई 30, MiG-29, चिनूक और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। Su-30 MKI, साथ में टाइगर शार्क जो कि ब्रह्मोस से पूरी तरह से लैस है, उसके साथ साथ मिराज 2000 और MiG-29 अपग्रेड जैसे लड़ाकू विमान इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी कॉम्बैट एयर पेट्रोल के जरिए कर रहे हैं। एवैक सिस्टम से पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ चाइनीज हरकत को मापा जा रहा है। पूरा एयर डिफेंस मैकेनिज्म इस तरीके से तैयार किया गया है कि अगर चाइनीज PLA एरियल थ्रेट के तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करने की कोशिश करता है तो भारतीय वायुसेना अपना दबदबा दिखाते हुए उसको खदेड़ सके। लद्दाख के 832 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना के 65 पॉइंट, हर पॉइंट पर भारतीय सेना की अचूक तैयारी है। 3 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को फिर से एक्टिवेट किया गया है। 1 के बदले 9 के रेशियो में जवानों की तैनाती की गई है। 36,000 जवानों के 3 डिवीजन को लद्दाख भेजा गया है। करीब 45,000 जवान लद्दाख में पहले से मौजूद हैं। यानी मोदी सरकार से हरी झंडी मिलते ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने LAC पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में जनता को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि PM मोदी एक बार फिर से चीन के साथ जारी तनाव पर बात कर सकते हैं। 15 जून को गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद PM मोदी पहले ही कह चुके हैं कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। अब आज उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर PM मोदी चीन के साथ तनातनी पर अपनी बात देश के सामने रख सकते हैं। बता सकते हैं कि बॉर्डर पर सेना ने किस तरह तैयारी कर रखी है। बॉर्डर पर चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलावा भी कई दूसरे हथियार तैनात हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सैनिकों के पास बोफोर्स तोप, एयर डिफेंस गन, एयर सर्विलांस रडार, वेपन डिटेक्शन रडार है तो T-90 भीष्म टैंक और T-72 टैंक भी एक्शन के लिए रेडी हैं। सरहदों की सुरक्षा की अभेद्य तैयारी की जा चुकी है। अगर चीन ने जरा भी हिमाकत की तो जवाब ऐसा मिलेगा जिससे वो शायद ही भूल पाए। दिल्ली से मनीष प्रसाद के साथ अमित पालित, इंडिया TV, लेह। तो LAC पर तैयारी कैसी है वो आपने देखा। LAC पर मिसाइल तैनात कर दिए गए तो देश में राजनीति की मिसाइलें दागी जा रही हैं। NCP नेता शरद पवार ने राहुल गांधी को आईना दिखाया। चीन से तनातनी के बीच राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, ये तो आपको पता है। इस पर शरद पवार ने कहा है कि हम ये नहीं भूल सकते कि 1962 में क्या हुआ जब चीन ने भारत के 45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। ये शरद पवार राहुल गांधी को याद दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आरोप लगाने का समय नहीं है, किसी को भी ये देखना चाहिए कि इतिहास में क्या हुआ था। ये राष्ट्रीय हित का मुद्दा है और इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये शरद पवार राहुल गांधी और कांग्रेस को याद दिला रहे हैं। हम नहीं भूल सकते कि 1962 में क्या हुआ था। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा। एक तरफ शरद पवार तो दूसरी तरफ राहुल गांधी। दोनों की पार्टियां पुरानी राजनीतिक साझेदार हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस और NCP उद्धव ठाकरे की गठबंधन सरकार की सहयोगी हैं। इतना करीबी होने के बाद भी मराठा क्षत्रप ने राहुल गांधी को चीन के मुद्दे पर इतिहास के पन्ने पलटते हुए आईना दिखाने की कोशिश की। हम नहीं भूल सकते कि 1962 में क्या हुआ था। चीन ने हमारी 45,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था। वर्तमान में मुझे नहीं पता कि चीन ने जमीन ली है या नहीं, मगर इस पर बात करते वक्त हमें इतिहास याद रखना चाहिए। जब मैं एक आरोप लगाता हूं, तो मुझे यह भी देखना चाहिए कि जब मैं सत्ता में था तो क्या हुआ था। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
सुना आपने शरद पवार ने क्या कहा। शरद पवार ने 4 अहम बातें कही। शरद पवार ने 1962 के भारत चीन युद्ध की हार को याद किया। भारत सरकार के चीन को जमीन सरेंडर करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अपना इतिहास देखे और अंत में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी के बारे में जब शरद पवार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने 2 टूक लहजे में कहा कि राहुल गांधी को उन गलतियों पर नजर डालनी चाहिए जो उनकी पार्टी की सरकारों ने की थी। चीनी सैनिकों ने हमारी सड़क पर अतिक्रमण करने की कोशिश की और धक्का मुक्की की। यह किसी की नाकामी नहीं है। अगर गश्त के दौरान कोई आपके क्षेत्र में आता है तो वो किसी भी समय आ सकते हैं। हम तुरंत यह नहीं कह सकते कि यह दिल्ली में बैठे रक्षा मंत्री की नाकामी है। वहां गश्त चल रही थी, झड़प हुई, इसका मतलब है कि आप चौकन्ना थे। अगर आप वहां नहीं होते तो आपको पता भी नहीं चलता कि कब चीनी सैनिक आए और गए। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस समय ऐसा आरोप लगाना सही है। शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। नरसिम्हा राव सरकार में वो रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। जाहिर है देश की सुरक्षा को लेकर पवार का अनुभव काफी है। वो जानते हैं कि संकट के समय में देश का एकजुट होना और विपक्षी पार्टियों का साथ खड़ा होना कितना जरूरी है। ये बात शरद पवार को समझ आती है, लेकिन शायद राहुल गांधी को नहीं। और इसीलिए इस आपातकाल में राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ आक्रामक है। वो कभी प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी कहते हैं तो कभी कहते हैं कि शहीद सैनिकों को गलवान घाटी की पोस्ट पर बिना हथियार के किसने भेजा। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि जमीन नहीं गई और सचमुच में जमीन गई है तो चाइना का फायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और आखिरी सवाल, हमारे जो वीर शहीद हैं उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? कांग्रेस और राहुल गांधी को उनके सहयोगी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो बीजेपी भी लगातार आक्रामक है। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले डोनेशन को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पर 10 सवाल दागे हैं। पहला सवाल, 130 करोड़ देशवासी जानना चाहते हैं कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए क्या क्या काम किए और किस तरह से देश के विश्वास के साथ विश्वासघात किया। दूसरा सवाल, आरसीईपी का हिस्सा बनने की क्या जरूरत थी? चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 1.1 बिलियन डॉलर से बढ़कर 36.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर कैसे हो गया? तीसरा सवाल, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच सटीक संबंध क्या है? हस्ताक्षरित और अहस्ताक्षरित एमओयू क्या है? चौथा सवाल, इंटरनेशनल फ्रेंडली कॉन्टैक्ट और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन के चीन से संबंध का क्या महत्व है? पांचवा सवाल, 2005 से 2008 के बीच पीएम नेशनल रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा क्यों भेजा गया? छठा सवाल, राजीव गांधी फाउंडेशन को कई बड़े कॉरपोरेट से दान मिला, इसके बदले में कॉरपोरेट्स को कॉन्ट्रैक्ट मिले, क्या ये शुद्ध गड़बड़ी नहीं थी? सातवां सवाल, यूपीए सरकार ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देकर क्या करना चाहती थी? आठवां सवाल, राजीव गांधी फाउंडेशन के खाते कैग ऑडिटिंग से मना क्यों कर रहे हैं? फाउंडेशन पर आरटीआई लागू क्यों नहीं हुआ? नौवां सवाल, 1991 के बजट में मनमोहन सिंह ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए दिए। मनमोहन सिंह को जनता के पैसे के संगठित लूट पर क्या कहना है? 10वां सवाल, मेहुल चोकसी से राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा क्यों लिया गया? मेहुल चोकसी को लोन देने में मदद क्यों की गई? ये हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। ये राजनीति लंबे समय तक आरोपित करके जिस तरीके से इन्होंने की है, भारत की जनता जाग चुकी है। मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति की संस्कृति बदल चुकी है। कांग्रेस एंड करप्शन आर सिनोनिम टू ईच अदर, वह जा चुका है। जेपी नड्डा के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने भी बीजेपी से सवाल पूछे और कहा कि बीजेपी आरएसएस चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से रिश्ते पर सफाई दे। दिल्ली में विजय लक्ष्मी और देवेंद्र पराशर के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, सतारा, महाराष्ट्र।
और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। दिल्ली के आसमान पर कैसे मंडरा रहा है नापाक टिड्डियों का टेरर, ये दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।